आपके अधिकारीगण क्षेत्र में मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम नहीं था कि विषय क्या है और कार्यक्रम क्या है। कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कार्यक्रम है। तो बताया गया कि इस तरह से आपको आया तो मैं पूछ रहा था तो इन्होंने कहा कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मीडिया में शायद उतनी को कवरेज या तवज्जो नहीं मिलती, इसलिए यह आयोजन किया गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये मन में थोड़ी मुस्कुराया भी कि इस शीर्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद यहाँ पे जो बैठे हैं मंच पे लोगों को लगता है कि उनको आमतौर से आप लोग कवरेज नहीं देते। अब उसमें अगर नहीं होता तो ऐसा कारण क्या है? इसमें कसूर तो आपका भी नहीं, उनका भी नहीं। तो मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ, दोनों तरफ की जानता हूँ और दिक्कतें। अभी मैं कल पटना में था तो जैसे ही मैं पहुंचा तो किसी ने पूछा कि नेपाल का क्या होता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो आया हूँ बिहार की बात करने, आप मुझसे नेपाल पूछ रहे। तो मजबूरी ये थी कि उस चैनल के लोग आपको सुबह एजेंडा दे देते हैं 4 आइटम्स, इसका बाइट लेकर के आना है। अगर वो ना लाया जाए तो आपकी हाजिरी नहीं लगती और खबर भी नहीं लगती। तो दोनों तरफ मजबूरी। जर्नलिज्म का भी कल्चर डेवलप होने लगा है धीरे धीरे। बल्कि इंग्लिस्तान में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हैड वॉर जर्नलिस्ट, तो काम ही ये करते। लेकिन अब मुझे खुशी है कि उस तरफ हमारा रुझान होने लगा। दूसरा क्या है कि ये जो एक मजबूरी है ब्रेकिंग न्यूज की, उसमें कोई ये पूछ ले कि आपने मैं जब किसी को गाली दे दे तो फौरन खबर लग जाएगी मेरे बाहर निकलने से पहले। लेकिन अब ये जो मैडम नेहा जी ने कहा क्वांटम वांटम ये कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका भी और अपना। और अगर कोई मुझे गाली दे देगा तो मेरी भी खबर लग जाएगी, क्योंकि आप मुझसे पूछने आएंगे कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने तो कई साल पहले, क्योंकि सारे मीडिया वाले दोस्तों को पता है मेरा और सारे हमसे जुड़े हुए हैं कि मैं बहुत कम इस तरह के बाइट देता हूँ, जब देना हो तो खुद ही बुलाता हूँ। तो दिल्ली में भी ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे पूछने बताना, क्योंकि मैं यही कहूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना क्या होगा फिर उसके पास जाएंगे। और आखिरकार आई डोंट वांट टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ द 9 o'clock डिबेट इन द इवनिंग, इसलिए। लेकिन अब धीरे धीरे अगर साइंस के प्रति या हेल्थ लाइफ साइंसेज के प्रति मीडिया की दिलचस्पी पैदा होने लगी तो उसके अनेकों कारण हैं। एक तो ये कि कोविड आ गया, तो कोविड के आने से क्या हुआ कि हर मीडिया एंकर डॉक्टर बन गया और सबको लोगों को जानकारी भी थी, जिज्ञासा भी थी जानने की। तो पहली बार किसी विज्ञान संबंधी विषय को लेकर के मीडिया में कवरेज आई, क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में इस तरह के कई मरहले आते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जिससे हमारा परिप्रेक्ष्य बदलता है। दूसरा, चंद्रयान, जिसके साथ मैं भी जुड़ा था, तो एक रॉकेट का ऊपर जाना इज अ वेरी रोमांटिक इवेंट। हालांकि हकीकत यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में जितना इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में हो रहा है, वो शायद रॉकेट में बहुत कम स्पेस वॉयजेस तो नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में आज स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी एज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। आप सब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भी सैटेलाइट माध्यम से चल रहे हैं। इतने सारे हिंदुस्तान के अपने डेडिकेटेड मीडिया, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। आपके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, आपका टेलीमेडिसिन, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हर कार्यक्रम में, हर जो हमारा फ्लैगशिप योजना है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन रॉकेट का आसमान में जाना एक ऐसा दृश्य है जिससे हमें, जैसे लोगों को भी दिलचस्पी और मीडिया को भी। तो मैं उस दिन कह रहा था मीडिया के कुछ मित्रों से कि थैंक गॉड स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मीडिया। तो चंद्रयान के बाद लोगों को लगा कि शायद इसमें कोई दिलचस्पी है, तो
क्योंकि यू हैव टू केटर टू द व्यूअर्स, अगर व्यूअर देखना ही ना चाहे तो व्यूअर को भी दिलचस्पी है, और इसलिए अब धीरे धीरे ये हालात बदलने लगे। अब मीडिया की रिपोर्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, हेल्थ साइंसेज को लेकर के हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो यहाँ बैठे हैं उनकी पब्लिसिटी हो, क्योंकि उन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। हो सकता है राजनीति जगत से लोगों की वो इसलिए है कि समाज के वो लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक सूचना पहुंचे। इसी तरह से अभी जो शुभांशु ऊपर गए तो उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, मैंने उस दिन कहा भी था जिस दिन वो वापिस लौटे, मैंने कहा ये प्रयोग हिंदुस्तानी कर रहा है, लेकिन द स्पिरिट इज दैट ऑफ विश्वबंधु। तो प्रयोगों का जो लाभ पहुंचेगा उसमें हेल्थ के साथ है मायोजेनेसिस, जो आपकी मसल वेस्टिंग हो जाती है, डायबिटीज में, कैंसर में, कई बार फ्रैक्चर हो जाए तो आपको 2-4 महीने लेना पड़े तो आपको फिजियोथेरेपी करनी, उसका क्या उपचार हो सकता है, माइक्रोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों के लिए जो ताल्लुक रखता है कि लगातार टीवी, गैजेट या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठने से आपके फैकल्टीज पर क्या असर पड़ता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे, थॉट प्रोसेस में, फोकस में। इसी तरह प्लांट एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, और ये सब भी अब इनकी जानकारी अगर नहीं पहुंचेगी तो जो इसके लाभार्थी हैं, स्टेक होल्डर्स, वो क्या करेंगे ये। और दूसरी बात यह है कि अब जमाना आ गया कि सबको मिलके चलना होगा। अगर इससे आगे चलना है बहुत कम फर्क रह जाएगा, ना मीडिया वाला मीडिया, ना डॉक्टर वाला डॉक्टर। जैसे मैंने कहा मीडिया वाले भी डॉक्टर बनने लगे, पढ़ लिख के, आजकल सारा कुछ अवेलेबल है, और हर कोई वोटर उठा के सिटीजन जर्नलिस्ट भी बन गया। लेकिन यही एक तरीका है कि इंटेग्रेटेड तरीके से हमको आगे चलना होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ हेल्थ, यू कैन से इंडिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी उपलब्ध भी होगी और कम कीमत पर होगी, और यही कारण है कि प्रदेशों से लोग इलाज कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार अगर विदेशी मीडिया करे और हम ना करें तो हमारे लिए भी थोड़ी सी एक एम्बेरसमेंट रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आज की इस गोष्ठी का महत्व था। उसके बाद मुझे बात नहीं करनी, अगर आपने कुछ करनी है तो आप लीजिए, तो मैं उसका इसी तरह से रिस्पॉन्स। अब मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं सबको जाकर सुना था, किसी ने कहा ना कि बात सुनी, ना किसी मीडिया ने खबर की। फिर एक दिन इत्तेफाक से एक फ्रेंच अखबार है, उसकी दिल्ली की ब्यूरो हेड आई हुई, तो मैंने बात उनसे कहा कि मैंने कहा आई बिलीव what is the highest monument is in your place? Of course. So फिर कहा you come and see, we are coming out with a monument which is 35 meters high. उन्होंने इस बार नहीं आया, उन्होंने दूसरे ही दिन यहाँ टीम भेजी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और फिर धीरे धीरे हमारा मीडिया भी उठाया। अब ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम सबको अपने अंदर बंधन करना हो। हमारे बीच इतना कुछ हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी खबर पढ़ने वाले नहीं, कहीं ना कहीं जैसे आपको अपनी मानसिकता, हमको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, वहाँ डेस्क पर बैठे हुए लोगों को भी। और दूसरी बात ये कि अब जब आप बात करते हैं, जैसे नेहा जी ने कहा इंस्पायर है, इसी तरह से अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठ जाते हैं बच्चे, 6-6 हज़ार की कंट्रेक्चुअल नौकरी की, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उससे कई गुना ज्यादा आपको ये स्कीम मिली। 2 साल पहले हमने एक खादी का एक्सपो लगाया, मैं बताता हूँ आपको कि क्या फर्क रहता है हमारी जानकारी का भाव, और आप बच्चों में भी, युवाओं में भी वो रुझान पैदा कर सकते। जो खादी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के हेड है वो मुझे मिले, तो मुझे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि साहब आपको मालूम है खादी एक नया एक व्यापार का साधन बनकर के आया। इस साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो 1.5 लाख का कुर्ता बिक रहा है विदेशों में। तो मैंने कहा इसको आप इसके लिए इसको प्रमोट करने को क्या कह रहे हैं, तो बोले हम इसकी जगह जगह शिविर लगा रहे हैं। उन दिनों ने वाराणसी में लगा था, मैंने कहा उत्तर भारत में कब लगाएंगे, बोले योजना है। मैंने कहा कहाँ, बोले कहीं चंडीगढ़ में। मैंने कहा उधमपुर में लग सकता है, हमने बोले वहाँ छोटा है, लेकिन जब आगे किया तो मैंने लगाया। तो बोले जम्मू कश्मीर के लिए हमने 50
करोड़ की सब्सिडी और इतनी बढ़िया स्कीम है वो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप वेबसाइट में देखें तो सब कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे स्टोरी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं लगता है अगली बार एडिटर्स को भी बुलाना पड़ेगा, आप बैठे प्लीज। उसमें 30, 35, 40% आपको सरकार सब्सिडी देती है। जब आप लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी वो सरकार देती है, यानी आपको घर से कुछ लगाना है। तो जब वो वहाँ कार्यक्रम हुआ तो एक लंबी कतार लगी बच्चों नौजवानों, जब वो खत्म हुआ तो समझ में आया कि जम्मू से उधमपुर से एक भी नौजवान, सबके सब कश्मीर से आए। अब कहते हैं कश्मीरी खाओ, अब वो ऑनलाइन है। हमने उनसे कहा साहब ये तो हमारा तो कोई बच्चा है, तो साहब हम क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन है। जब हमने बच्चों से पूछा, बोले अभी को सर दसिया नहीं, तो दसना क्या है, इसी में सारा कुछ, जिसमें हम अपनी फोटो बदलते हैं सारा दिन, सब कुछ इसको। आज बच्चे इसी में से पढ़ाई करके IAS हो रहे हैं। और हमारे लिए भी, चाहे पत्रकारिता से जुड़े, हमारी सारी स्टोरी इसी में, वो जमाना चलता रहा कि जो, इसलिए अब जैसे अभी बात आई है स्पेस की, लाइफ साइंसेज की, डॉक्टर आशुतोष बता रहे थे। एक जमाना था हम हर क्षेत्र में 10-15 साल पीछे हुआ करते। बड़ी छोटी सी मिसाल है कि टेलीविजन, अमेरिका का जो सबसे बहुचर्चित चुनाव रहा है राष्ट्रपति का, वो था 1960 का, जिसमें एक नौजवान 42-43 साल की उम्र की खूबसूरत नौजवान जॉन कैनेडी ने एक वेटरन रिचर्ड निक्सन को जीतते जीते हरा दिया, सारी दुनिया चौंक। और कैसे हुआ कि टेलीविजन डिबेट हुई दोनों में। हमारे हिंदुस्तान में मालूम ही नहीं था कि टेलीविजन क्या डिबेट किया। यहाँ पहला चित्रहार वो भी दिल्ली में देखने को मिला, कहीं साल 71-72। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जैसे आशुतोष बता रहे थे, जय जी बता रही थी, आज बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ से हम दुनिया से आगे हैं। उदाहरण के तौर पर पहला इंसान चांद की धरती पर उतरने वाला अमेरिकन था, लेकिन मैं कहता हूँ वो आगे पीछे घूम के आया, लेकिन उसमें पानी नहीं दिखाई दिया। पानी के होने की संभावनाएं और उसका प्रमाण लेकर हमारा चंद्रयान है।